कभी सोचा है एक जुगनू जो जिंदगी में रोशनी देकर जाता है वो कैसे किसी के जिंदगी में पूरा अंधेरा भर सकता है। आई नो, एक जुगनू, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ एक छोटे से जुगनू की। ये पूरी कहानी जब जिसने मुझे शेयर करी है, जब उसने करी थी तो 2 मिनट के लिए तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, बट इट इज व्हाट इट इज। और मेरा काम है कि एग्जैक्टली वही कहानी आपके सामने रखना। ये कहानी शेयर करी है शोएब ने। ये पूरी कहानी एक छोटी सी चीज के साथ शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे इस कहानी में इतने बड़े राज खुलते हैं जिनका अंदाजा शोएब तक को नहीं था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में इतने छोटे छोटे से इंसेक्ट्स या फिर जानवर या कुछ भी बोल दो, इनके पीछे भी कोई शैतानी शक्ति हो सकती है। चमगादड़, कौवा, आउल, उल्लू, ये सब के बारे में हमने सुना था, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग ही है। शोएब और उसके परिवार की सबकी जिंदगी बदलने लगी सिर्फ एक जुगनू के घर में आने से। कहानी में आगे चलकर एक संदूक, एक मूर्ति और एक रहस्यात्मक रूह का पता चलता है जो इस परिवार की जिंदगी पलट कर रख देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। हे गाइस एंड व्हाट्स अप, मेरा नाम है अल्फा की और आज मैं आपसे अपने एक सब्सक्राइबर की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। उसने कहानी मुझे जीमेल पर शेयर करी थी और ये कहानी इतनी अनोखी थी कि सच में पहले तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ये खुद से बनाई हुई कहानी तो नहीं है। उसके बाद मैंने शोएब को कॉल करी, उससे बात जानने की कोशिश करी एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, ये खुद से बनाई हुई कहानी नहीं है, ये कहानी सच्ची है। और अब ये कहानी मैं आप सबसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 and 1। शोएब के घर में उनके बड़े भाई फैजल की शादी की बात चल रही थी। उस वक्त वो सऊदी में जॉब करते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही भारत आए थे और अब उन्होंने इंडिया में ही जॉब करना शुरू कर दिया था। शोएब के भाई यानी कि फैजल की जब से ही शादी की बातें शुरू हुई थी ना, तब से उनके घर में कुछ अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो गई थी, जिस वजह से शोएब के घर वाले मतलब पापा मम्मी सोचते हैं कि शादी कैंसिल ही कर दी जाए यार, इतनी दिक्कतों में कैसे शादी होगी। पर फिर भी हजार प्रॉब्लम्स के आने के बावजूद भी फैजल की शादी हो जाती है। शादी के बाद इन दोनों को एक अलग कमरा दिया जाता है। ये कमरा अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छा सजाया गया था, फर्नीचर ये सब नया लगाया गया था, पेंट वेंट सब कुछ। तो यही था कि घर में एक नई बहू आने वाली है तो उसको और फैजल को एक अच्छा सा कमरा दिया जाए। अब ये दोनों जाते हैं और ये जो कमरा था ना, ये फर्स्ट फ्लोर में था, तो इस कमरे में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। अब शादी के बाद से फैजल जो कि एक शरीफ सा इंसान था, मतलब वो सुबह जाता था, ठीक है, नमाज पढ़ता था, अपना जॉब में जाता था, काम करता था, वापस आता था, घर वालों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था, इस टाइप का वो लड़का था। शादी के बाद उसकी जिंदगी में एक अजीब सा एक चेंज आया, दारू पीने का। अब फैजल जो पहले कभी दारू पी, मतलब मुस्लिम लोग वैसे दारू नहीं पीते, हाथ भी नहीं लगाते, बट फैजल दारू पीने लग गया था। और शादी के बाद तो मतलब इतनी ज्यादा होने लगी थी कि घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा बेटा ही है, ये वही फैजल है जो अभी शादी से पहले हमारे साथ था। बिल्कुल किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद क्या होता है कि फैजल कभी यहाँ पड़ा हुआ मिलता था, कभी किसी और की गली में, कभी किसी के घर के बाहर। आए दिन इनको कॉल आती रहती थी, कभी रात के 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कि आपका बेटा हमारे घर के बाहर पड़ा हुआ है, आके ले जाओ। घर वालों ने फैजल को समझाने की भी कोशिश करी कि देख, हमें नहीं पता तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन ये चीजें बंद कर दे। तेरी अभी नई नई शादी हुई है, नई नई दुल्हन आई है, और वो क्या सोचेगी तेरे बारे में। अगर तू ऐसे ही चलता रहा तो भाई ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली तेरी शादी। फैजल उस समय तो हाँ हाँ करता है, लेकिन वो फिर सेम ही चीज करता है। फिर जाएगा किसी और के घर के बाहर, पड़ा होगा, उसकी कॉल आएगी, उसको लेने शोएब जाएगा, शोएब उठा के लेकर आएगा। तो ये सब चलता रहा 4 महीने तक, और 4 महीने बाद फैजल का डिवोर्स हो जाता है। घर वालों को भी पता था कि बहू कितना ही सहेगी, कौन ही ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगा जिसका खुद का अता पता नहीं है। 4 महीने बाद इनका डिवोर्स हो जाता है, और डिवोर्स होने के अचानक से बाद ही फैजल वापिस से सुधर जाता है। दारू से दूर, रोज नमाज पढ़ना, अपने जॉब में टाइम से जाना, टाइम से घर आना, बात करने का तरीका सब कुछ बदल गया। तो सब घर वाले भी ऐसे हो गए कि यार कि क्या है, शादी के बाद एकदम से 360 डिग्री टर्न हो गया। उसके बाद डिवोर्स के बाद वापिस से ठीक हो गया। घर वालों को लगा शायद शादी में ही कोई गड़बड़ थी, नहीं चलनी थी इनकी, लिखा हुआ था तो नहीं चली। अच्छा ठीक है। अब जिस रूम में फैजल रहता था, जो नया रूम दिया हुआ था फैजल और उसकी वाइफ को, अब फैजल वहां से आ जाता है क्योंकि अब अकेला उस नए रूम में क्या करेगा, वापस से अपने पुराने रूम में शिफ्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। अब शोएब की शादी की बातें शुरू हो जाती है और धीरे धीरे शोएब का रिश्ता भी तय हो जाता है। शोएब की काफी धूमधाम के साथ शादी होती है, और अब शादी के बाद शोएब और उसकी वाइफ को वही कमरा दे दिया गया है जो फैजल को दिया था, क्योंकि वो अभी भी नया ही था, फर्नीचर सब कुछ नया था। तो इन्होंने कहा कि आप लोग वहां चले जाओ, वो भी खाली पड़ा था। तो ऐसे ही होता है, शोएब और उसकी वाइफ अब उस कमरे में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। शोएब की शादी को अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं था, पर दिक्कतें इनकी मैरिड लाइफ में भी आना शुरू हो गई थी। अब शोएब ने एक पैटर्न नोटिस करा कि जब ये नीचे रहते थे, नीचे घर वालों के साथ, तो बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ सिंपल और हंसी मजाक में निकल रहा है। लेकिन जैसे ही शोएब और उसकी वाइफ ऊपर जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर में, जब अपने कमरे के अंदर जाएंगे, तो बिना बात के वहाँ चिड़चिड़ापन, लड़ाइयाँ, गुस्सा, ये सब चालू हो जाता था। शोएब ने पहले तो इस चीज पर ज्यादा इतना गौर नहीं फरमाया, बट
एक रात को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद शोएब हर एक चीज पे बारीकी से नजर रखने लगा। दरअसल एक रात शोएब अपने रूम में ऐसे ही लेटा हुआ था और फोन चला रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ती है रूम में जो सीलिंग के पास एक वेंटिलेशन के लिए छोटी सी खिड़की होती है जिसे रोशनदान भी कहते हैं। शोएब की नजर उस रोशनदान पे जाती है तो उसने देखा कि एक जुगनू उस रोशनदान से आ रहा था और उसकी वाइफ के पास आकर वापस चला जा रहा था और वो जुगनू बार बार ऐसा कर रहा था। अब शोएब देखता है कि अगली रात को भी सेम होता है, जुगनू आता है, वाइफ के इर्द गिर्द घूमता है, चला जाता है और ये चीज 3 या 4 रात तक होती रही। तो शोएब क्या करता है, उठता है और उस रोशनदान को बंद कर देता है और फिर वापस आके अपने बेड पर सो जाता है। अब जैसे ही शोएब सो रहा है उससे ना एक आवाज सुनाई देती है, आंखें बंद है, माइंड भी काइंड ऑफ अब सोने ही लग रहा है कि तभी उसको ऐसी आवाज सुनाई देती है कि किसी ने उसके कानों पर कुछ तो फुसफुसाया और किसी लड़की की आवाज थी। जब शोएब का ध्यान उस आवाज पे जाता है तो उसने मुड़कर अपनी वाइफ की तरफ देखा तो उसकी वाइफ नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, मानो गुस्से में किसी से बात कर रही थी और साथ में अपने दांतों को बहुत जोर से कस के ऐसे एकदम टाइट कर रही थी। वो पूरा नजारा खुद में ही डरावना था। ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी वाइफ सोई हुई है, ऐसा लग रहा था उसने बस आंखें बंद करी है, लेकिन शायद वो शोएब को देख पा रही है आंखें बंद करके भी, और शोएब को देख के वो बस गुस्से में कुछ शोएब को बोल रही है, वो ऐसा लग रहा था। अब शोएब अपनी वाइफ को उठाने लग जाता है कि उठो उठो, तुम क्या बोल रही हो, तुम कोई सपना देख रही हो क्या। पहले 3-4 मिनट तक उसकी वाइफ कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, लेकिन चौथे मिनट ही वो एकदम से अपनी आंखें खोल देती है और शोएब जो उसके बगल में लेट के उसे उठा रहा है, जैसे उसने आंखें खोली ऐसे एकदम बड़ी आंखें करके हंसने लग रही है और शोएब वो देखते एकदम उठ जाता है, वो एकदम डर जाता है, आंखें भी एकदम लाल सी हो गई है, बहुत लाल। शोएब सीधा भागता है उस रूम से और सीधा नीचे जाता है अपनी मम्मी के पास। अपनी मम्मी के पास जाकर चिल्लाने लग जाता है। मम्मी भी उठती है, लाइट ऑन करती है कि बेटा क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है, तू पागल है क्या, आधी रात हो गई है। और फिर शोएब अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है जो उसकी वाइफ के साथ हुई थी। अब शोएब की मम्मी ये सारी बातें सुनकर क्या करती है, दुल्हन को भी नीचे बुलाती है, मतलब शोएब की वाइफ को नीचे बुला लेती है, जिसके बाद उन्हें नीचे ही सोने को बोलती है। शोएब को बोलती है कि नई दुल्हन है, कोई बला होगी, मैंने दुआ पढ़ ली है तो सब बला टल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। और फिर उसके बाद वो उन दोनों को नीचे ही सुला देती है, ऊपर कमरे में नहीं भेजती। और जिस दिन से ये लोग नीचे सोना शुरू हुए ना, उस दिन से सब कुछ नॉर्मल हो गया। इनके बीच लड़ाइयाँ, गुस्सा और वो चिड़चिड़ापन सब कुछ खत्म सा हो गया। अब इसके 1 महीने बाद एक और अजीब बात होती है। एक रात शोएब के फादर खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद नॉर्मली लेट रहे थे तो अचानक से उनके सीने में दर्द होने लगा। सबको लगा शायद गैस बन रही होगी। अब ये लोग जैसे ही शोएब के फादर को दवाई देते हैं वो ठीक हो जाते हैं। सबको लगता है कि ठीक है, गैस बन रही थी, ठीक हो गई। लेकिन ये चीज अब रिपीट होने लग जाती है। अगली रात जब वो खाना खाते हैं फिर से दर्द उठ जाती है सीने पे, फिर अगली रात फिर से दर्द उठ जाती है और ऐसे करीबन 4 या 5 दिनों तक चलता है। सबको लगता है कि नहीं यार, ये नॉर्मल तो नहीं है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते भी है, टेस्ट एंड ऑल सब कुछ होता है और रिजल्ट में सब कुछ नॉर्मल भी आता है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ नॉर्मल आया टेस्ट में, तो आखिर ये दर्द क्यों उठ रही है। अब ये सब देख रही थी शोएब की मम्मी, ये सारा सीन कि शोएब का वहां से भागना, वो जुगनू वाली बात, वो जो उसकी वाइफ है उसका चिल्लाना, फादर को ऐसी दर्द होने, सब चीजें। तो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वो बोलती है कि बेटा, शोएब को बोलती है कि बेटा वो बाहर जो मौलाना रहते हैं ना, एक बार उन्हें बुलाओ। शोएब भी ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, सीधा जाता है और मौलाना जी को बुला के ले आता है। मौलाना जी जब घर में आते हैं तो उनको सारी बातें बताई जाती है विस्तार में। अब मौलाना जी घर को पहले तो पूरे हर जगह अच्छे से देखते हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ आयातें पढ़ना शुरू करी और कुछ देर बाद कहा, आपके चूल्हे के नीचे कुछ गड़बड़ है, वहां पर खोद कर देखो। जब फैजल वहां पर खोदता है तो उसको वहां पर एक प्लास्टिक का डब्बा मिलता है जिसके अंदर होता है कुछ हड्डियां, कुछ बाल और सिंदूर और साथ में एक मरा हुआ जुगनू। वहां सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम सिंदूर का यूज कोई करता ही नहीं था। और इधर जैसे ही शोएब उस जुगनू को देखता है, वो मरे हुए जुगनू को, अचानक से उसके दिमाग में हिट करता है वो जुगनू जो बार बार उसकी वाइफ के आसपास आके ऐसे घूम रहा था। अब मौलाना जी बोलते हैं कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इस सामान को घर से दूर फेंकाओ। किसी ने कुछ कराने की कोशिश करी थी मगर कुछ खास उसका असर हुआ नहीं है, मैं पूरे घर को कील से बांध देता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मौलाना की बात सुनकर हर कोई रिलैक्स हो जाता है कि चलो ठीक है, अगर इन्होंने कहा तो सब कुछ नॉर्मल ही होगा और हर कोई अपने काम में वापस से बिजी हो जाता है। मगर वहां पर कुछ भी ठीक नहीं था। शायद मौलाना को इस चीज का अंदाजा भी नहीं था जो अब आगे होने वाला था। एक रात की बात है, शोएब पानी पीने के लिए ऐसे ही उठता है। अब वो नीचे ही सो रहा है, वो ऊपर वाले फ्लोर में नहीं सोता। जैसे ही पानी पीने के लिए उठा, उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर ना कोई तो चल रहा है ऊपर वाले फ्लोर पर। अब शोएब के अंदर इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो खुद ऊपर जाकर देख ले, तो अपनी मम्मी को भी उठाता है। मम्मी ने भी आवाज सुनी कि हाँ यार ऊपर कुछ चल तो रहा है। अब दोनों मिलकर ऊपर जाते हैं देखने के आखिर कौन है। और जब ऊपर जाकर देखते हैं
तो ऊपर कोई नहीं होता। लेकिन आवाज इन दोनों ने क्लियरली सुनी थी, कोई तो था। ये नॉर्मल आवाज नहीं थी कि हमारा वहम हो या कुछ, कोई था जो चल रहा था। तभी शोएब की मम्मी की नजर एक कोने पे जाती है जहाँ पर दिया जल रहा था। जैसे वो उसके पास पहुंचती है, खुद ब खुद वो दिया बुझ जाता है। ये देख तुरंत वो शोएब के साथ वापस नीचे चले जाती हैं। अब नीचे जाती वक्त शोएब की मम्मी एक बार मुड़कर वापस से दिए की तरफ देखती है तो देखती है कि दिया वापस से जलने लगा था और उस दिए की रोशनी में एक औरत की परछाई बन रही थी। और ये परछाई मम्मी और शोएब दोनों ने देखी थी। बहुत बुरी तरीके से डर लगा था उन दोनों को। शोएब की मम्मी तुरंत आयात पढ़ने लगती है और रूम में जाकर दुआ पढ़ने लग जाती है। ये बात उन्होंने घर में किसी से नहीं बताई, ये सोचकर कि सब बिना मतलब के डर जाएंगे। पर अगली रात क्या होता है कि शोएब के जो पापा होते हैं वो वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम से भागे भागे बाहर आए, एकदम पसीना पसीना हो गया। उनके चेहरे पे दिख रहा है कि भाई इनकी तो बुरी तरह फटी पड़ी है। सब पूछते हैं कि क्या हुआ आप ठीक तो हो ना? तो वो बताते हैं कि वॉशरूम के बाहर मैंने किसी औरत को देखा। और ये बोलते ही जैसे ही एक कदम आगे रखते हैं ना शोएब के पापा, उनका पैर वहीं फिसल जाता है। लेकिन शुक्र की बात है कि शोएब बगल में ही खड़ा था। वो गिरने ही वाले थे जमीन पे कि शोएब उन्हें बचा लेता है, पकड़ लेता है। ऑल्दो ज्यादा इतनी बड़ी बात लगी नहीं उस समय किसी को भी, तो सबने ऐसे जाने दिया। पर तभी पूरे घर में एक सड़ी सी बदबू फैलने लगी थी और एक कान को चुभने वाली हंसी, मतलब किसी के हंसने की आवाजें बहुत जोर जोर से सुनाई देने लगी थी। और वो आवाज सुनने के बाद पूरे परिवार की रूह कांप जाती है। तभी शोएब की नजर आंगन में जो जाल लगा हुआ था छत की तरफ उस पे पड़ती है और वो पूरे परिवार को उधर देखने को कहता है। वो वहीं दिया जलता हुआ देखता है जो एक दिन पहले शोएब और उसकी माँ ने रात को जलता हुआ देखा था। और अभी भी रात हो चुकी है और अभी भी वापिस से वो दिया अभी तक जल रहा है। अब जो फैजल था उसे इन सारी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, तो छत की तरफ दौड़ने लग जाता है। शोएब, उसकी माँ फैजल को रोकने का कोशिश करती है, लेकिन वो इन सब की बातों को अनसुना करके छत की सीढ़ियों की तरफ चलने लग जाता है। और सीढ़ी पे चढ़ते वक्त फैजल का पैर सीढ़ी पे पड़े एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसके अंगूठे में काफी गहरा घाव भी आता है और काफी खून भी निकलने लग जाता है। शोएब अपने भाई को उठा के लेकर आता है, फिर उसकी मरहम पट्टी करता है क्योंकि काफी सारा खून बहने लगा था। जिसके बाद शोएब की मम्मी सबको हिदायत देती है और बोलती है कि सब एक रूम में रहेंगे जब तक सुबह नहीं हो जाती। और ऐसे ही होता है, सब एक रूम में, पूरी फैमिली एक रूम में रहती है और सुबह होने का इंतजार करती है। अगली सुबह होते ही शोएब मौलाना को बुलाने चला जाता है और शोएब की मदर वो खून साफ करने जाती है। जो सीढ़ी के पास उसकी खून की बूंदें लगी थी, जो फैजल के चोट की वजह से खून निकला था, उसकी बूंदें सीढ़ियों पे जम गई थी, तो उसकी माँ वही साफ कर रही थी। और जब शोएब की मम्मी वो सीढ़ियों पे जाती है ना बूंद साफ करने, वहां वो देखती है कि वहां पर किसी के पैर के निशान थे, मतलब खून के निशान थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस खून के ऊपर किसी ने पैर रखा और उसके बाद वो छत की तरफ चलते चले गए। तो खून भरे पैर जो निशान थे वो एक एक सीढ़ी में ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ बनते जा रहे थे। शोएब की मम्मी बड़ी डर जाती है वो देखते। वो बहू से पूछती है, शोएब की वाइफ से, कि बहू तुम ऊपर गई थी क्या? बोलती है कि नहीं मम्मी, मैं तो कल से इतनी डरी पड़ी हूँ कि मैं तो कहीं गई ही नहीं, मैं बस कमरे में ही हूँ, मैं नहीं गई कहीं ऊपर। जिसके बाद शोएब की मम्मी के तो भाई आंखें फटी की फटी रह गई, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। शोएब की मम्मी और वो बहू वापिस से रूम में चले जाते हैं और दुआ पढ़ने लग जाते हैं और तब तक वहां से नहीं हिलते जब तक मौलाना नहीं आ जाते। और इस बार शोएब जब आता है तो अपने साथ दूसरे मौलाना को लेकर आता है। पहले वाले मौलाना, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। जब से वो इस घर में कील बांध के गए थे तभी से उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि इस समय पर वो बेड से उठ भी नहीं सकते। अब दूसरे मौलाना आते हैं तो उनको फिर से शुरू से सारी बातें बताई जाती है और सारी बातें सुनने के बाद वो बोलते हैं कि आपके घर में किसी की रूह को कैद करके रखा है और ये जिसने भी कैद किया है ये कोई दूर वाले का काम नहीं है, किसी बहुत ही करीबी इंसान का काम है। शोएब की मम्मी ने जानना चाहा कि आखिर ये करा किसने, लेकिन काफी करीबी रिश्ते होने की वजह से और रिश्ते खराब ना होने की वजह से मौलाना ने उनको कुछ नहीं बताया। और एक बार फिर मौलाना ने पूरे घर का जायजा लिया और इस बार वो ऊपर वाले कमरों में भी गए। उन्होंने ऊपर वाले घर का पूरा जायजा लिया और एक पुराने संदूक को देखा जो ऊपर के कमरे में कहीं पे कोने में रखा हुआ था। वो संदूक देखने के बाद उन्होंने पूछा कि ये संदूक कैसा है? तो सब बताते हैं कि फैजल की वाइफ जब उनकी शादी हुई थी तो उसके बाद जब वो यहाँ आई थी तो अपने साथ इस संदूक को लेकर आई थी, लेकिन तलाक होने के बाद वो इस संदूक को लेकर ही नहीं गई। तो ये संदूक यहीं पड़ा रह गया, जो कि अब हमने एक कोने में रख दिया है कि गलती से कभी वो आ जाए या कभी कोई बातचीत हो तो उनको उनका संदूक, उनका सामान वापस दे देंगे। तभी जो मौलाना होते हैं सबको बोलते हैं कि संदूक को खोलो, इस संदूक को खोल के दिखाओ मुझे। शोएब आगे बढ़ता है और उस संदूक को खोलता है। संदूक को खोलते ही उसके अंदर एक बड़ी पुरानी सी मूर्ति मिलती है जो कि बड़ी
बड़ी अजीब सी होती है। मौलाना बताते हैं कि इसी मूर्ति की वजह से आपके घर में इतनी सारी दिक्कतें आई है। दरअसल इस मूर्ति के साथ ही एक रूह को कैद किया गया है, और जब तुम्हारी बड़ी बहू तुम्हारे घर आ रही थी तो चुपके से उसके संदूक के अंदर उन्होंने ये मूर्ति को डाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी शादी में ये सारी दिक्कतें आई थी, और उसके जाने के बाद भी दिक्कतें बढ़ती रही। और जिसने भी ये किया था वो नहीं चाहती थी कि फैजल की शादी किसी के साथ भी हो, और इसीलिए जब से शादी की बातें शुरू हुई थी कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। और तलाक होने के बाद वो लड़की तो चली गई, पर जो बला थी वो इसी घर में रह गई। जो अगर आपने मौलाना को नहीं बुलाया होता, अगर शोएब और उसकी वाइफ ने उस कमरे को नहीं छोड़ा होता, तो अभी तक तो इनके साथ बहुत बुरा हो गया होता, इनकी जान तक जा सकती थी। और मौलाना साहब बोलते हैं कि इस मूर्ति को तुरंत जला दिया जाए, लेकिन इससे पहले कि तुम सब इस मूर्ति को जलाओ, मुझे इस चीज का इलाज करना होगा। मौलाना ने कुछ सामान की लिस्ट शोएब को दी और उसे कहा, आज शाम को ये सारी चीजें ले आना। ये जो सारी चीजें तुम्हें दी है, इसी की हेल्प से आज हम शाम को 8 बजे इस सारी चीजों का इलाज करेंगे। शोएब दुकान में जाता है, वो सारी चीजें खरीदता है। शाम के 8 बज जाते हैं। मौलाना वापस आते हैं और शोएब को बोलते हैं कि जाओ और उस संदूक को नीचे लेकर आओ। उनके कहे अनुसार वो संदूक नीचे लाया गया। उसके बाद उन्होंने उस मूर्ति को निकाला और उसे एक बर्तन में पानी भर के उसके बीच में रख दिया, और फिर कुछ आयतें पढ़ना शुरू किया। उसके बाद वो अपने बैग से एक शीशी निकालते हैं, छोटी सी, जिसके अंदर खून भरा होता है। वो खून को उस मूर्ति के ऊपर छिड़क देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात थी कि अगर आप किसी मूर्ति के ऊपर कुछ भी डालो, खून, पानी, दूध, कुछ भी, तो नीचे आता है, राइट, पानी में वो मिक्स हो जाता है। लेकिन जब उस मूर्ति के ऊपर वो खून डाला तो खून नीचे ही नहीं आया, एक भी बूंद पानी में नहीं गिरी। जिसके बाद मौलाना एक काला कपड़ा लेते हैं, उस मूर्ति को उठाते हैं और उस काले कपड़े के अंदर अच्छे से बांध देते हैं, एंड देन उस पूरे काले कपड़े को वापिस से संदूक में डाल देते हैं। और शोएब और फैजल को बोलते हैं कि अब इस संदूक को जला दो। शोएब और फैजल उस संदूक को उठाते हैं, कहीं दूर ले जाते हैं और फिर संदूक को जलाकर वापस आ जाते हैं। घर में आने के बाद इन सब ने कुछ दुआ पढ़ी और घर वालों को मजर पे चादर चढ़ाने को बोला। मौलाना के बताए अनुसार घर वालों ने वैसा ही करा, और उस दिन के बाद से आज तक उस घर में सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अब भी कभी कभी इन्हें रात को लगता है कि कोई इनको देख रहा है। ऊपर का कमरा हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया, पर अभी भी रात के समय कभी कभी इनके परिवार को अजीब आवाजें आती है, और साथ ही साथ शोएब को आज भी वो जुगनू दिखता है। खुद शोएब का ये कहना है कि जब पहले मौलाना को बताया था तो उन्होंने कहा था सब कुछ नॉर्मल हो गया। दूसरे मौलाना को बुलाया तो उन्होंने मूर्ति जलाई और बोला सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन क्या सच में सब कुछ नॉर्मल हुआ है? क्या कोई और ट्विस्ट या टर्न तो नहीं है? कोई और ऐसे राज तो नहीं गड़े हुए हैं जो शायद दूसरे वाले मौलाना ने भी नहीं देखे हो? जैसे पहले वाले ने कुछ मिस कर दिए, वैसे हो सकता है दूसरे वाले ने भी कुछ मिस कर दिए हों, क्योंकि अभी भी इन्हें आवाज़ आती है, जुगनू दिखता है, और अभी भी कहीं ना कहीं इन सबको रात को डर लगता है। ये थी शोएब की कहानी, जिसने मेरे साथ ये पूरी कहानी जीमेल पर शेयर करी है। अगर आप सबको भी अपनी कहानी जीमेल पर शेयर करनी है तो ये मेरा जीमेल आईडी है, आप यहाँ पर आकर अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।